आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज पहले एवं दूसरा एजेंडा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का था। पहले एजेंडा में 25-26 से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की तर्ज बिस्मिल्लाह खां के नाम पर बक्सर जिले के डुमरांव में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु 87,81,43,45,000 रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पूर्व में इसमें 14,52,00,000 की योजना की स्वीकृति दी गई थी, जिसको रद्द किया गया। नई योजना में म्यूजियम और ऑडिटोरियम ये दोनों भी सम्मिलित किए गए हैं और इसके चारदीवारी को भी सम्मिलित किया गया है। पांचवा एजेंडा उच्च शिक्षा विभाग का था, जिसके अंतर्गत नवगठित उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों के संपादन हेतु 161 पदों का सृजन तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के कार्यबल को वर्तमान स्वरूप में उच्च शिक्षा विभाग में अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का छठा एजेंडा था, जिसमें बिहार विशेष सशस्त्र बल BSAP-1 गोरखा वाहिनी की स्थापना के लिए नौबतपुर अंचल में 30 एकड़ भूमि के भू अर्जन हेतु 40,54,41,38 रुपए की स्वीकृति दी गई थी। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस SAP को वर्धित मानदेय का भुगतान करने तथा वर्तमान में कार्यरत SAP जवान के अनुबंध विस्तारीकरण सहित वित्तीय वर्ष 26-27 हेतु 17,000 पदों पर भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक एक्स-आर्मीमैन तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बल को SAP बल के रूप में अनुबंध पर नियोजित करने की स्वीकृति दी गई। पूर्व में केवल एक्स-आर्मीमैन को ही इसमें रखा जाता था। इस बार ex-CAPF भी जो है एक्स पैरामिलिट्री जवान, उनको भी अनुबंध पर इसमें नियोजित किया जाएगा। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत राज्य के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण कार्य में लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु 500 करोड़ रुपए की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेने की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुरूप उद्यमियों को उनके लंबित दावों का भुगतान करने के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल 1,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उपबंध बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का है। इसके अंतर्गत बिहार निवास नई दिल्ली के पुनर्विकास के क्रम में भूमि एवं विकास मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिरोपित अधिभार के राशि के भुगतान के लिए 6,01,48,000 रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत श्री रंजीत शंकर प्रसाद सेवानिवृत्त जिला अभियोजन पदाधिकारी नया पदनाम मुख्य अभियोजक की संविदा अवधि को पूर्व की शर्तों पर 1 वर्ष तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 में प्रयुक्त पदनाम भूमि सुधार उपसमाहर्ता एवं समकक्ष को अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी एवं समकक्ष के रूप में प्रतिस्थापित करने तथा अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के कार्य एवं दायित्व को निर्धारित करने हेतु नियमावली में अनुसूची 2 जोड़े जाने की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभुकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार इको टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी के गठन हेतु
उसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड बाईलॉज 2026 की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव एवं अपर मुख्य सचिव यहाँ मौजूद हैं। जब दो चार और एजेंडा है उन पर चर्चा मैं कर लूंगा, तो उसके बाद उनसे संबंधित विषयों पर मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आपको विस्तार से बताएंगे। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा बिहार राज्य में कृषि, पशुपालन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि से संबंधित उत्पादों के समुचित विपणन हेतु बिहार राज्य विपणन प्राधिकार के गठन और इसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवं बाईलॉज की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके तहत बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा पुनः सामान्य प्रशासन विभाग का था, जिसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों तथा अनुमंडल स्तर पर भू राजस्व संबंधी कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के अधीन बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 9 में भूमि सुधार उप समाहर्ता के पदनाम से 101 पदों के स्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति दी गई। सहकारिता विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के साथ निश्चय 3 अंतर्गत निर्धारित कार्य के आलोक में स्थापित होने वाले चीनी मिलों की फिजिबिलिटी को स्टडी करने, उनकी स्थापना हेतु विस्तृत डीपीआर तैयार करने और अन्य सेवाओं के लिए नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड की सेवा एवं इस हेतु विभिन्न दरों की स्वीकृति दी गई। सिविल विमानन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत नवगठित सिविल विमानन विभाग में विभिन्न संवर्ग के 99 नए पदों के सृजन, वायुयान संगठन निदेशालय एवं उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय में पूर्व से सृजित 176 पदों को विभाग में सम्मिलित किए जाने तथा पूर्व से सृजित 4 पदों के प्रत्यर्पण और कुछ पदों के पदनाम एवं प्रकृति में परिवर्तन के संबंध में स्वीकृति दी गई। अब मैं अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग से शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत पीएम श्री योजना के तहत राज्य के लिए चयनित कुल 47 प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों हेतु 25-26 के लिए उपबंधित राशि 40 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति अगले एजेंडा के तहत प्राप्त की गई। सामान्य प्रशासन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी सामान्य प्रशासन विभाग का है, जिसके अंतर्गत बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स फर्स्ट अमेंडमेंट 2026 की स्वीकृति दी गई। सूचना लोगों को आज आईटी विभाग की तरफ से जो जीसीसी पॉलिसी 2026 मंत्रिपरिषद के द्वारा पारित की गई है, उसके संबंध में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये भी एक उद्योग से जुड़ा हुआ विषय है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2026 आज पारित की गई है मंत्रिपरिषद के द्वारा, और इसके तहत आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि पहले जो आपने सुना होगा, जो कॉल सेंटर स्थापित होते थे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के, अब वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में परिणित हो चुके हैं और भारत एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन बन चुका है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज को स्थापित करने के लिए। वैसे में बिहार में भी ऐसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की स्थापना की जा सके, इसके लिए ये नीति आई है। और इसमें जितने भी हमारे मल्टीनेशनल हैं या जितने भी हमारे खुद के इंडियन कंपनीज हैं जो ऐसी पात्रता रखते हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर से संबंधित हो या फाइनेंस एंड अकाउंट से संबंधित हो या आरएनए से संबंधित हो, वैसे कंपनीज जो है अपनी जब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हमारे यहाँ स्थापित करेंगे तो उनको इस नीति के तहत केपेक्स दिया जाएगा, केपेक्स पे सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ की होगी।
और ऐसे 30% उसका कैपेक्स जो कि जो का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उनका होता है कैपेक्स जिसको बोलते हैं उसका 30% और उससे लेकर सीमा 50 करोड़ तक की होगी। और उसके तहत इसमें एम्प्लॉयमेंट से रोजगार से संबंधित भी सब्सिडी दी जाएगी। और आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि इसमें बिहार के जो डोमिसाइल्ड लोग हैं अगर वो इस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में काम करेंगे तो उनको कंपनी को बिहार के डोमिसाइल को इम्प्लॉय करने के लिए ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी। तो ये एक प्रयास है सरकार का जिसके तहत यहाँ पे रोजगार की अधिक से अधिक क्षमता जो है वो विकसित की जा सके और खास करके जो बिहार के डोमिसाइल है उनके लिए ये क्षमता विकसित की जा सके। और आपको ये जानकर और भी खुशी होगी कि इसमें सिर्फ केपेक्स पे सब्सिडी और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी नहीं है बल्कि साथ साथ इसमें रेंटल की भी सब्सिडी है और इसमें R&D और पेटेंट से संबंधित विभिन्न प्रकार की बहुत आकर्षक सब्सिडीज जो है वो इस नीति के तहत दी जाएंगी। और इस नीति से बिहार राज्य जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए और इंडियन कंपनीज जो अपनी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स स्थापित करना चाहते हैं बिहार उनके लिए एक आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन शामिल है। सर इसमें कोई रूल नहीं है कि अगर आप आएंगे तो बिहार के पंचायत वाले जो बच्चे हैं उनको दिया जाएगा, सिर्फ अनुदान दिया जाएगा ज्यादा, ये है। जैसा हमने बताया कि दो तरीके की सब्सिडी है। एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी अगर आप जितने भी रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे उन रोजगार पे जो आप सैलरी देते हैं उस सैलरी की एक सीमा जो है उस पर सब्सिडी दी जाएगी। परंतु अगर वो बिहार के डोमिसाइल होंगे तो वो सीमा बढ़ जाएगी। सर थोड़ा कैपेक्स को डिफाइन कर दीजिए, कैपेक्स है क्या? केपेक्स बोल रहा था ना, ये निवेश जो आप पूंजी निवेश करते हैं अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका किसी भी चीज को स्थापित करने के लिए प्लांट मशीनरी बिल्डिंग जो होती है उसमें जो आपका पैसा खर्च होता है उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का अधिकतम सीमा उसका 30% जो है वो सब्सिडी के रूप में दी जाएगी और इसका जो अधिकतम सीमा होगा वो 50% दी जाएगी। और उसके बाद जैसा सर ने बताया कि आज मंत्रिपरिषद के द्वारा बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को भी स्वीकृति दी गई है। आप सब अवगत हैं कि सेमीकंडक्टर जो है वो एक हाईली टेक्निकल सेक्टर है और इसमें भी बड़ी संभावना है पूंजी निवेश की। और इसमें पूंजी निवेश जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। 1,000 2,000 10,000 करोड़ तक के भी पूंजी निवेश होते हैं। और इस पूंजी निवेश ऐसे पूंजी निवेश को भारत सरकार ने ऐसे पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की है। और विभिन्न राज्य जो हैं वो इस सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो भी कंपनी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश करती हैं उनको वहां से सब्सिडी दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें डबटेल करते हैं। तो हमारे बिहार आज मंत्रिपरिषद के द्वारा आज जो स्वीकृति दी गई है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी जो कंपनियां हमारे यहाँ पूंजी निवेश करेंगी उसको जो भारत सरकार के द्वारा जो सब्सिडी है उसका 60% हम लोग केपेक्स के रूप में पूंजी निवेश जो उनका होगा उसके ऊपर हम लोग देंगे। मैं फिर से आपको समझाना चाहूंगा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है किसी भी कंपनी का उसका 50% सब्सिडी भारत सरकार देती है और उस सब्सिडी का 60% बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा केपेक्स में। और इसमें ये भी बताना चाहेंगे कि आज ये सबसे अधिक है। अगर बाकी राज्यों का भी अगर हम कंपैरिजन करें तो बिहार राज्य के द्वारा ये जो घोषित सब्सिडी है केपेक्स के मामले में सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत ये सबसे अधिक है। और आप लोग को ये भी बताना चाहेंगे कि इसके साथ साथ इस क्षेत्र में भी आपको एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी है, SGST की सब्सिडी है। और ये सारी सब्सिडी और सारे पॉलिसी के सभी नियम अगर आप देखेंगे जैसा सर ने बताया कि संकल्प एक बार हो जाने के बाद पूरी पूरी पॉलिसी आपको दी जाएगी तो आप देखेंगे कि ये अभी भारत के विभिन्न राज्यों में जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनी है उसमें ये सबसे बेहतर पॉलिसी होगी। और मुझे विश्वास है कि इस पॉलिसी के आने से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी हम लोगों में हमारे यहाँ पूंजी निवेश होगा और बिहार मूल के जो हमारे
हाई लेवल जो कुछ तकनीक वाले जो शिक्षित स्टूडेंट्स हैं, व्यक्ति हैं, उनको यहाँ पे रोजगार मिलेगा और वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी दी जा रही है। इसमें एक चीज और है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से रिलेटेड आप ये जो सेमीकंडक्टर है, इसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं, उनमें भी वो भी जब अपना पूंजी निवेश करेंगी तो उनको भी कैपिटल सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। तो इस नीति के आने से मुझे विश्वास है कि हमारा पूंजी निवेश हो जाएगा। ये तीसरा विषय जो था वो सर ने बताया कि हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र में जितने भी उत्पाद बनाए जाते हैं, कृषि क्षेत्र से संबंधित एग्रीकल्चर से या फिर बागवानी से, हॉर्टिकल्चर से या फिर फिशरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स और या हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है, जो हमारे डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट है, इनका बाहर बहुत डिमांड है, बट उनको सही तरीके से हम लोग उनकी मार्केटिंग और उनका मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं और उसकी सही रणनीति नहीं होती है या उस तरह का प्लेटफॉर्म हम नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनको उचित बाजार और उचित मूल्य नहीं मिलता है। सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए एक बिहार स्टेट मार्केटिंग अथॉरिटी की घोषणा की है, स्थापित करने की घोषणा की है, जिसके तहत एमएसएमई के जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होंगे या एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड भी जितने प्रोडक्ट होंगे, उन सभी को एक उचित बाजार, एकीकृत उचित बाजार मिल सके और उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए इस अथॉरिटी की स्थापना की गई है। और इसके जो गवर्निंग बॉडी होगी, उसकी जो अध्यक्षता है वो मुख्य सचिव करेंगे और इसके सब अध्यक्ष जो होंगे वो डेवलपमेंट कमिश्नर होंगे। इसके अंतर्गत एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उस एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए अध्यक्ष जो है वो डेवलपमेंट कमिश्नर होंगे और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे वो सरकार के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी होंगे। तो ये एक बहुत ही दूरगामी सोच है जिसके तहत ये अथॉरिटी की स्थापना की गई। ये क्या बायर से कस्टमर को डायरेक्ट मीट कराई गई है? जी जी जी, जैसा हमने आपको बताया कि अगर आपने देखा होगा कि बिहार इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट पैकेज जो बीआईपीटी 2025 है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त को घोषित की गई थी, उसमें भी हमारे ₹1 से ये जमीन देने का प्रावधान है। और यहाँ पे जैसा हमने बताया कि पूंजी निवेश जो होता है वो बहुत बड़ा पूंजी निवेश होता है, जनरली 5,000 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें होता है। तो हम लोगों ने कहा कि हर 100 करोड़ के ऊपर 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर ₹1 में जमीन दी जाएगी। वो उस पॉलिसी के तहत आप देखेंगे तो पॉलिसी में अलाइनमेंट करेगा।